देखो हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और कल हमने जो है वर्णमाला में क्या पढ़ा दिया था, स्वर को पढ़ा दिया था, है ना। 3 तरीके से हम बाँटते हैं। जैसे हमने आपको बताया था जितना भी वर्णमाला है, ठीक, तो हमने सबसे पहले आपको कल बताया था ध्वनि क्या होती है। सबसे पहले ध्वनि बताई थी। तो ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे पहले कोई भाषा में सबसे पहले क्या आई थी, ध्वनि। और ध्वनि को जब मतलब जैसे का, खा, गा, ठीक है, ये सब ध्वनियाँ हैं जब बोल रहे हो। लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो लिखने में क्या बन जाता है, अक्षर। क्या बन जाता है, अक्षर। और किस तरीके से लिखोगे, डिजाइन क्या होना चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, लिपि। ठीक है, जैसे का, तो का को कैसे बनाना, ऐसे डंडा करके ऐसे बनाना, तो ये हो जाएगी लिपि। बात समझ पा रहे हो, जो बोला का आवाज निकल रही, ध्वनि। तो सबसे छोटी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को जब लिख दोगे तो वो बन जाएगा अक्षर। क्या बन जाएगा, अक्षर। और अक्षर किस तरीके से लिख रहे हो, ये होती है लिपि। कल बताया था कि नहीं, भारत में जो हिंदी भाषा चलती है इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। इसके अलावा जैसे पंजाबी की है तो गुरुमुखी हो गई, उसके अलावा अंग्रेजी की तो रोमन वगैरह शायद होती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। आगे देखो फिर इसके वाला अक्षर, जैसे अक्षर, नाम क्या है, अक्षर। अ मतलब नहीं, क्षर मतलब बांटना या तोड़ सकना। अक्षर को दोबारा और भागों में नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, बात समझ पाए। इसके अलावा कल और हमने आपको बता दिया था जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में जो हमारी हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, संस्कृत से। तो संस्कृत के बाद फिर क्या आया है, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, कल ये बता दिया था। इसके अलावा फिर हमने स्वरों को पढ़ा था और ये भी जाना था कि टोटल अक्षर कितने हैं। तो टोटल अक्षर कितने होते हैं, 22। कितने अक्षर होते हैं, 22 बोले, 52। टोटल अक्षर हिंदी में कितने हैं, 52। कितने होते हैं, 52। उसके अलावा आगत आगत मिला करके कहीं पे 3-4 आगत, अब ये सब मिला करके कहीं कहीं बताया जाता है किताबों में 55। तो वो नहीं, आपको मेन याद रखना, एग्जाम में आएगा तो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। और लेकिन आपको अक्षरों को इसमें बांट करके हमने कल बताया था। तो अक्षरों को जब बांटोगे तो कितने तरीके से बांटोगे, पहले स्वर, ठीक है, फिर व्यंजन, और तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, अरे उसका क्या नाम, अयोग, अयोगवा, अयोगवा। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, अब ये होता है 2, अब बाकी जो बचेगा व्यंजन। ठीक, कितने हो जाए, 11 और 2 कितने हो गए, 13। 13 और 52 में घटा दो, कितने बचेगा, 52 में 13, 39। तो कहीं कहीं 39 लिख देता है, लेकिन मेन रूप से आपको यहाँ पे इनको 39 नहीं याद रखना है, व्यंजन को 33 याद रखना है। अगर कहीं क्वेश्चन में आएगा कि व्यंजन बताइए कुल कितने, आप कहेगा व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने बताना है आपको, 33। कितने बताना है व्यंजन, 33। लेकिन अगर कहे कुल पूछ दे तो 39 और 2 जोड़ दोगे 41। कितने हो जाएंगे, 41। अगर कुल पूछ दे तो 41, लेकिन वो इसे नॉर्मल पूछे कि बताइए व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, तो 33 बताने। कितने बताने, 33। तो स्वर तो हमने बता दिया था, स्वर जो है बिना किसी की सहायता से लिखे जाते हैं, इनको लिखने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर कौन होते हैं, आपको बताया था, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये स्वर हो गए। अरोगवा क्या होते हैं, अंग आ। अरोगवा क्या होते हैं, अंग आ। ये अंग आ जो है ये अरोगवा हो गए। ये बताया था कल कि नहीं है। इस वाले जो चिन्ह को है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, पहले वाले को, और दूसरे वाले क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं, बताओ। इसको कहते हैं अनुस्वार, पहले वाले को, और दूसरे वाले को, इसको विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। विसर्ग जैसे प्रातः काल लिखोगे तो प्रातः काल, प्रातः काल में विसर्ग लगाया जाता है, लिखा गया था कि नहीं। अनुसार जैसे लिख दो, संयम, ऐसे लिख देते, ठीक, एक बिंदी आया, ठीक है। और जब कभी ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, चांद, ठीक है, तो चंद्र बिंदी हो जाती है। क्लियर, ये तो कल बता दिया था सब चीज़ें। ठीक, आज जो हमें पढ़ना है, मेन रूप से पढ़ना है व्यंजन। क्या पढ़ना है, व्यंजन। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी देख लेना है कि जो ये 52 है, ये 52 होते किस तरीके से हैं। ठीक है, 52 को किस तरीके से बांटा गया है, ये भी हमें देख लेना है। तो 52 को इधर हमने को बांट करके दे दिया है कि हिंदी में कुल वर्ण जो है वो कितने हैं, 52। कितने हैं, 52। तो सबसे पहले 11 जो है, 11 ये स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं, स्वर। 11 स्वर। 33 व्यंजन, 33 व्यंजन। अब व्यंजन 33 में कौन कौन आते हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। ये जो है इनको कहते हैं ऊष्मी, सॉरी संयुक्त, सॉरी गड़बड़ हो गया, संयुक्त। संयुक्त कहीं कहीं इनको व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इनको कहते हैं संयुक्त। इसके बाद ये वाला जो है ये हो गया आगत, ये सॉरी आगत नहीं, ये वाले कहाँ गए, दो, दो कहाँ गए, उच्छिप्त। क्या कहेंगे, उच्छिप्त, उच्छिप्त। ठीक है, और ये जो लास्ट वाले दो हैं ये होते हैं अयोगवा। ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं। तो स्वर कितने हो गए, 11। स्वर कितने हो गए, 11। 11 में कौन कौन आ जाएगा, ये आ, ई,
छोटी बड़ी ये सब आ जाएगा औ तक, ठीक है। ये 11 हो गए टोटल, ऋषि भी इसमें शामिल हो जाता है। कितने हो गए? 11। अब व्यंजन कितने हैं? 33। तो 33 व्यंजन कैसे गिनेंगे? तो देखो सबसे पहले ये का वाला, ये कोनो बच्चा लोग जो है बड़े हो जाते तो ककारा भूल जाते, तो ककारा के लिए आपको ये लाइन कैसे याद रखनी है? इसको याद रखना है का चा टा ता प, कचट तप, याद रखना है कचट तप, कचट तप, कचट तप, याद रखोगे कि तो सब ये लाइनें याद रहेंगी। याद रहेंगी नहीं ये वाली, कि का वाली, फिर चा वाली, फिर टा, फिर ता पा, तो कचट तब याद रखोगे तो ये सारे लाइनें याद रहेंगी। और उसके बाद तो ककारा तो याद है, का के बाद खा गा गा, ये सब बात तो बचपन में खूब पढ़े हुए सब हैं। तो यहाँ पे अगर इनको देखोगे, ये वाले, इनको अगर गिनोगे यहाँ से ये वाले टोटल, तो ये हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे? 25। जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 है माँ, तो 5 है माँ, 5 है माँ, 5 है माँ, 5 लाइनें हैं क्या? 25, तो ये हो जाएंगे 25 के बाद फिर देखो इसमें किसको जोड़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे जोड़ते हैं 25 के बाद ये वाला अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। तो 4 ये हो गए, तो 25 4 29। अब फिर क्या करते हैं देखो, 4 ऊष्मी वाले जोड़ते हैं, तो 4 ऊष्मी वाले जोड़ दिया तो कितने हो गए? 33। तो ये 33 जो है इन्हीं को व्यंजन काउंट किया जाता है, इन्हीं को व्यंजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये 33 होगा कि नहीं? इन्हीं को व्यंजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बाकी ये वाला जो है ये संयुक्त तो बोलता है, यानी कोनो कोनो से मिल करके ये बने हैं, इसलिए इसको व्यंजन में मेन रूप से काउंट नहीं करते हैं। तो ये संयुक्त है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इनको हम व्यंजन में काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी अक्षर तो हैं, तो वर्णमाला तो हमें बताना पड़ेगा, तो इसलिए इनको संयुक्त 4 अलग कर देते हैं। तो 4 ये संयुक्त हो गए। उसके बाद 2 उच्छिप्त होते हैं। उच्छिप्त ये हिंदी भाषा ने अपने आप से बना लिया है, ठीक है। तो उच्छिप्त जो होते हैं वो डा ढा डा ढा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर तुम देखोगे कौन वाली लाइन, टा वाली, तो टा वाली लाइन में देखोगे ढा और डा, डा ढा है इसमें कि नहीं? लेकिन अगर इसी के अंदर नीचे बिंदी लगा दो तो ये अलग प्रकार का बन जाएगा, देखो डा डा, तो ये अलग प्रकार का बन जाएगा। तो ये प्योर जो है हिंदी में विकसित हुए हैं, इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दो ये जोड़ देंगे तो ये उच्छिप्त हुई है। अयोगवा हम आपके आगे बता चुके हैं, अयोगवा अंग आ, ये अयोगवा। तो टोटल मिला करके जो हिंदी में कुछ वर्ण हो जाएंगे वो कितने होते हैं? 52। याद रहेगा नहीं? पहले 11 प्लस 33 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। हिंदी उनके नाम याद करो, 11 स्वर, फिर व्यंजन, व्यंजन के बाद 4 संयुक्त, संयुक्त के बाद फिर दुई उच्छिप्त, उच्छिप्त के बाद दुई अयोगवा, ठीक है। याद रहेगी नहीं? तो ये इस तरीके से तुम्हारा इनको बांट करके पढ़ा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो व्यंजन है उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। बताइए कि इनमें से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है, कौन सा नहीं है, पूछ देगा। बताइए इनमें से कौन सा अर्धस्वर है, दे देगा 4 5। आप वहाँ पे लड़का लोग गलत कराता है, तो आपको गलत नहीं करना है। कैसे देखेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे वर्ग, याद कर लेना है। देखो वर्ग, इसको याद कर लेना है। तो व्यंजन में इस वर्ग का हमने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लोगे यहाँ पर। तो वर्ग में ये कैसे याद रखना? कचट तप याद रखना, कचट तप। तो का से का खा गा गा, और इसको पढ़ेंगे अंगा, क्या पढ़ेंगे? अंगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अड़ा, इसको पढ़ते हैं इया, ठीक है। लेकिन बचपन में क्या पढ़ाया था? सब खाली है, अड़ा खाली, अड़ा खाली, अड़ा खाली, पढ़ा हुआ था नहीं, ठीक है। तो अंगा अड़ा इया ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऊपर गलत बोल दिया क्या? अंगा, हाँ हाँ ठीक है, अंगा अड़ा इया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंगा अड़ा इया, ऐसे पढ़ो, ठीक है। जैसे अपना पढ़ लेना, का खा गा घा अड़ा, का खा गा घा अंगा, ठीक है। का खा गा घा अंगा, अचा छा जा झा इया, अटा ठा डा ढा अड़ा, ठीक। ऐसे पढ़ेंगे इसको, याद रहेगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जो ये वाले आपको टोटल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से अगर इसको इसे देखोगे, यहाँ से इसे लाइन खींच दो, तो इसे जब लाइन खींचोगे तो 5 इधर हैं, अब 5 इधर भी हैं, तो इसे जब बना दोगे तो एक वर्ग नहीं बनेगा? बन जाएगा कि नहीं? वर्ग की लाइन लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए जितने ये 25 अक्षर हैं इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन याद रहेगा कि नहीं? जौन वर्ग बना रहे हो उनको वर्गीय व्यंजन कहेंगे। तो कचट तप वाली जो लाइन है उसके अंदर जितने आ जाएंगे वो सब वर्गीय व्यंजन है। इसी का नाम वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम स्पर्श व्यंजन भी होता है, या स्पर्शी व्यंजन भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इनको जब बोलोगे तो जीभ कहूँ ना कहूँ स्पर्श कर रही होगी, इसलिए इनका नाम स्पर्शी व्यंजन भी है। से का खा गा घा स्पर्श कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन आपको इनको लठ लेना है, ठीक है। तो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं? ये का खा कचटता वाली जो लाइनें होती हैं इसके अंतर्गत कहते हैं। ये 25 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? ये 25। याद रखना है इनको, याद रहेगा कि नहीं? ठीक, याद रहेगा नहीं? तो सबसे पहले हमने बता दिया, जो हमने यहाँ पे आपको बताया वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत कितने आएंगे? का चा टा ता पा, ठीक है। कचटतब वाली जो लाइनें हैं ये पूरे वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आएंगी, इसी को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे कह देगा, बताइए इनमें से कौन सा वर्गीय व्यंजन है? तो मैं लिख के दे देगा, लिख के दे देगा, दे दे सा ला या, अब एक हिम्मत दे दे जा। तो तुम्हें पता है तो तुम लिख लोगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कठिन बनाना होता तो क्या कह दे कि बताइए इनमें से कौन सा वर्गीय नासिक व्यंजन है, हैं?
कौन सा वर्गीय, ऐसे करके बना के 2-3 एक कैटेगरी कर देगा, तो ऐसे ऑप्शन करके देता है। तो वहाँ थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन आपको कठिनाई का सामना तभी कर लोगे जब आपको सब पता होगा, तब कर लोगे। वहाँ छाटना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। तो अब देखो इसके बाद वर्गीय समझ में आ गया कि नहीं। अब जो ये 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन, इसको पंचमा अक्षर कहते हैं। देखो ये पहली लाइन हो गई, या पहली लाइन हो गई, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी, या 5वीं, तो इसे कहते हैं पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। जो 5वें अक्षर है कि नहीं, पंचमा अक्षर क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। या फिर इसको नासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक। नासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अगर नाक बंद करके बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे, अर्थात इसको नाका से बोलते हो। बोल करके देखो, अड़ा अड़ा अड़ा, बोल नहीं बोल पाओगे। ऐसे बोलोगे अंगा, इया, अड़ा, ना, नाक बंद करके बोल करके प्रयास करना, घर पे नहीं बोल पाओगे। अगर बोल ले रहे हो तो बहुत बड़े काबिल हो आदमी तुम, है ठीक है। तो इनको नाक बंद करके आदमी नहीं बोल पाता है, इसीलिए इन्हीं का नाम क्या रख दिया गया? नासिक। इसीलिए इनका नाम क्या है? पंचमा अक्षर, क्योंकि 5वें ये पंक्ति में, लाइन में आते हैं, इसीलिए इनका नाम पंचमा अक्षर है। याद रहेगा कि नहीं? पंचमा अक्षर के खाना याद रहिए, सबका याद रहिए कि नहीं, ठीक है। तो पंचमा अक्षर भी याद कर लेंगे, नासिक भी इसको याद कर लेंगे। यहाँ तक 2 प्रकार के क्लियर हो गए। वर्गीय या स्पर्श कह दे तो ये वाले कचटता वाले आ जाएंगे, पंचमा अक्षर कह दे या फिर क्या कह दे? नासिक, तो तुरंत आप ये वाले याद कर लोगे, हैं ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर देख रहे हो या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा। तो या रा ला वा जो है इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं इसको? अंतस्थ। इसको अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनको या बोल लो तो ऐसा लग रहा कि अंदर से निकल रहा है, या रा 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 रा, यहाँ से लग रहा है ऐसे यहाँ से निकल रहा, या अब निकल रहा हो चाहे ना निकल रहा हो, लेकिन वैसा बता दिया उन लोगों को, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन वो यहीं से आता है, ठीक। तो वो अपना प्रैक्टिकल किए हैं, ये हिंदी भाषा पर दुनिया के तमाम बवंडर बना दिए हैं, तो आपका पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पूछता है। तो या ऐसे लग रहा है या अंदर से आ रहा है, या रा ला अंदर से आ रहा, वाह है, या रा ला वा। तो ऐसे अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ। या तो याद रहेगा कि अंतस्थ कितने? 4। अंतस्थ कितने? इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, कितने होते हैं? 4। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ कितने हैं? 4। कौन कौन? या रा ला वा, या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद ऊष्मी व्यंजन याद करना है। तो ऊष्मी व्यंजन ये उन्हें कहते हैं जब आप इनको बोलोगे तो मुंह से ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलती है, इसीलिए इनका नाम है ऊष्मी व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्मी। स बोल लो, ठीक, स। अब फिर बोलो हा बोलो, ऐसे हाथ लगाओ तो हवा निकल रही है, गरम गरम हवा, हाँ। तो अभी हवा चाहे कम निकल रही हो सा वाले में, लेकिन हाँ में जरूर निकलती है। बोल करके देखना घर पे, है नहीं निकल रही तो फिर कोनो बात नहीं, ठीक है। तो कौन कौन बता दिया? पहला हमने बता दिया आपको, पहला कौन सा रहा है? या रा ला वा वाले कौन है? अंतस्थ। क्या ना कहते हैं? कहीं अंतस्थ लिख दे, कहीं अंतस्थ लिख देते हैं, अंतस्था लिख देगा, कहीं अंतस्थ लिख देगा, तो ये आपको याद रखना। अंतस्था कौन है? या रा ला वा। कौन है? या रा ला वा, याद रहेगा कि नहीं? अंतस्था। या कहीं कहीं अंतस्थ कह देता है। ऊष्मी व्यंजन तो उसके जस्ट नीचे वाले सा हा, ठीक है। अब वो तुम्हें अलग अलग पढ़ाई थी, षटकोण वाली, फटकोण वाली, वो आपको अपना याद कर लेना, ठीक है। वो बचपन में पढ़ाया था आपको, ये सब तो पढ़ चुके हो। अब इनका नाम स्पेशली याद करना है, ठीक। सा औहा ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। और उसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब इनको बोलते हो तो ऐसा लग रहा है बहुत संघर्ष के द्वारा बुलाया जा रहा है। हाँ है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है बोलने में। स है, तो ऐसा लगता है संघर्ष करना पड़ रहा है, ऊष्मा निकल रही है। आदमी जब ऐसे याद कर लो, जब आदमी बहुत वर्क करता है तब भाई शरीर से गर्माहट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और संघर्ष कर रहा है तभी तो निकलेगी, काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्मी व्यंजन दोनों एक का है, यानी संघर्ष करने पर ही ऊष्मा निकलती है। तो संघर्षी या ऊष्मी याद रहेगा कि नहीं? सा वाले जितने हैं सब हैं, अब हाँ, ठीक है। ये कौन हो जाएगा? संघर्षी और ऊष्मी, संघर्षी और ऊष्मी। संयुक्त व्यंजन को थोड़ा बाद में बताते हैं, उसके पहले और समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो या यहाँ पर एक शब्द है ला, एक ये ला नहीं, रा देखो, ला रा, एक रा जो दिख रहा है इसे कहते हैं प्राकंपित। क्या कहते हैं? प्राकंपित या लुंठित। प्राकंपित या लुंठित। प्राकंपित का मतलब जब रा बोलियो तो क्या होता है? जीभ है वो क्या लुढ़कती है बहुत ज़्यादा। अब प्राकंपित मतलब कंपन मारती है। क्या मारती है? कंपन से बोलो रा, तो जब रा बोलियो तो यार ऐसे लुढ़क रही होती है और कंपन भी कर रही होती है। इसीलिए जो रा है, जब भी आप बोलोगे राम, चाहे हल्का से कंपन मारे, ज़्यादा बोलियो तो और तेल ऐसे वो लुढ़केगी ऐसे, ठीक है, कंपन करेगी। तो रा बोलो रा, और तेजी से रा बोलोगे तो और तेजी से कंपन करेगी। तो इसीलिए रा को क्या बोलते हैं? लुंठित।
बात समझ पा रहे हो? लुंठित या फिर प्राकंपित व्यंजन। ठीक है, आपसे कह देगा बताइए लुंठित, वो आपसे यह कह सकता है बताइए लुंठित अक्षर कौन सा है, तो रा। तो लुंठित जैसे आ जाए तो रा, रा, रा में सबसे ज्यादा जीभ है, लड़ोरे ऐसे हिलोरे मार रही होती है। तो लुंठित या फिर प्राकंपित कौन हो जाएगा, ला। कौन हो जाएगा, रा, रा कौन हो जाएगा, रा। ला, ला देखो, ला, ला को क्या बोलते हैं, ये देखो ला को पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ला, ला पार्श्विक इसको इसलिए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जब ला बोल रहे होते हो तो ला बोलते समय जो आवाज़ निकल रही है वो जीभ के इधर और इधर से निकलती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, पार्श्व का मतलब किनारा। तो जब आप ला बोल रहे हो तो ला, ला, तो ऐसा लगता है आवाज़ जीभ के इस तरफ और इस तरफ गालों को छूते हुए निकल रही है ऐसे, इसीलिए इसको बोला गया पार्श्विक। क्या बोला गया, पार्श्विक। या इसका समझ सकते हैं कि जब ला बोल रहे होते हैं तो आवाज़ जो है वो जीभ के किनारे को छू करके निकल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक। पार्श्व उसे तो कहते हैं किनारे को, तो पार्श्विक कहते हैं इसको। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन अगर आपसे कहते कहीं लिखा है, हाँ, पार्श्व व्यंजक ला क्या होता है, ला। तो पार्श्विक कितना है, एक। पार्श्विक कितना है, एक। लुंठित कितना है, एक। लुंठित कौन है, एक, रा। याद रहेगा कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा देखो एक होता है उच्छिप्त। ये देखो उच्छिप्त या ताड़न जात, ये उच्छिप्त और ताड़न जात जो आए हैं ये पूर्णतः इनका विकास हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है, हिंदी से। ये संस्कृत के, देखो हिंदी में जो बहुत सारे वर्ड हैं अधिकतर संस्कृत से लिए गए हैं। कौन कौन से उठा करके विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर, ये आगत है, डॉक्टर में आई, डॉक्टर जब लिखते हो डॉक्टर आई लिख दियो तो गलत हुई, डॉक्टर है। तो डॉक्टर को यानी ये कम आना चाहिए तो इसलिए ये वाला लगा देते हैं डॉक्टर। ठीक, तो ये कहाँ से आया, तो आ के ऊपर ऐसे माथा चढ़ा दो। ठीक है, तो ये है आगत स्वर है, आगत स्वर, कल बताया था कि नहीं, ये आगत स्वर है, ये बाहर से आया हुआ है। डॉक्टर शब्द भी बाहर का है। ठीक है, तो ये आगत, आगत स्वर हो गया। ये क्या हो गया, आगत स्वर। ऐसे आगत व्यंजन भी होते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत ही, जैसे अरबी फारसी से यहाँ से बहुत सारे शब्द भी लिए गए हैं, है ना, अंग्रेजी से बहुत चीज़ें उठाई गई हैं, संस्कृत से तो बहुत इसका विकास हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि वे शब्द कौन से जो पूरी तरीके से हिंदी के हैं, वो कहीं और से नहीं लिए गए हैं, तो वे कौन शब्द बोला, अक्षर कौन से हैं, तो कौन याद करोगे आपको, डा, डा। ठीक है, ये वाले डा, डा। ठीक है, ये वाले आपको याद रखना है। ये वाली कौन लाइन से आए हैं, टा वाली लाइन से आए हैं। इनके नीचे जब ऐसे बिंदु लगा दोगे तब ये तुम्हारा कौन बन जाएंगे, उच्छिप्त। कौन बन जाएंगे, उच्छिप्त। कौन बन जाएंगे, उच्छिप्त। तो डा, ढा, डा, ढा। ठीक है, उच्छिप्त। अब इसको उच्छिप्त काहे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब होता है पीटना कोनो चीज का, कोनो चीज को पीटना। तो जब कभी डमरू पीटो जाती या फिर तबेला पीटो जाती ऐसे करके, तो ढ ढन 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 ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं, जो वो आवाज़ आती है वो वास्तव में इन्हीं लोगों की आ रही होती है, इसीलिए इनका नाम है ताड़न जात। क्या नाम है, ताड़न जात। तो ढोल वगैरह होता, नगाड़ा होकर पीटा जाएगा ऐसे डम 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 करके बोलेगा, तो ढम ढम बोले या डम डम बोले, जो भी आएगा तो जो ध्वनि आती है वो इन्हीं लोगों की आती है। ठीक है, डा ढालों वाले लोगों की। बात समझ पा रहे कि नहीं। इसके नीचे क्या बिंदु लगी रहती है, ये टा वर्ग के लिए गए हैं, लेकिन इसमें लास्ट में बिंदु लगी रहती है। कौनो भी हिंदी का जो शब्द होता है इन लोगों से शुरू नहीं होता है, बिल्कुल याद रखना है। कोई भी हिंदी का जो शब्द होगा इनसे शुरू नहीं होगा। जैसे ढोलक आप लिखोगे तो ढोलक में फिर अगर आपको लिखना है ढोलक, ठीक, तो ढोलक में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे ढोलक, ऐसे नहीं करना आपको, ये हटा देना है। ठीक है, यानी ये तभी लिखना है आपको अगर ये कहीं आपका लिखा जाता है और बीच में आ रहा है तो ये कहाँ रहेगा, बीच में अगर आता तब तो लगा दोगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंदी में जब शुरुआत करोगे किसी शब्द की तो इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये पूरी तरीके से हिंदी में विकसित हुए हैं। इनका दूसरा नाम ताड़न जात है, पहला नाम उच्छिप्त, उच्छिप्त। ठीक है, बात समझ पाए। उच्छिप्त या ताड़न जात याद रहेगा कि नहीं, उच्छिप्त या ताड़न जात कितने हैं, दुई। ठीक, ताड़न जात क्या करते हैं, कोई चीज़ को पीटो तो इन्हीं की आवाज़ आती है। ताड़न जात का मतलब पीटना, किसी चीज़ को पीट रहे हो तो इन्हीं की आवाज़ आती है। ये पूरी तरीके से हिंदी के हैं, पूरी तरीके से हिंदी के हैं। इससे इनके द्वारा किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इनके द्वारा किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं व्यंजन, क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन। तो भैया व्यंजन की बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो कि स्वर की तरह भी काम करते हैं और व्यंजन की तरह भी काम कर लेते हैं। ठीक, तो उनको कहते हैं अर्ध स्वर व्यंजन। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, तो ये देखो, ये है तुम्हारे या और वाह। कौन है, या और वाह। ठीक, लिखा हुआ है कहीं। अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है, या और वाह, या और वाह। ये अर्ध स्वर क्यों है, इसको समझ लेते हैं। मतलब अर्ध स्वर इसे इसलिए कहते हैं, क्यों अर्ध स्वर व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी भी हम कुछ शब्द लिखेंगे तो उनकी जगह जहाँ स्वर होंगे, स्वर की जगह इनको भी लगा सकते हैं। जैसे आप अगर लिखो महिलाएं, क्या लिखो,
हम इधर लिख देते हैं, उसमें दिख रहा है ना, महिलाएं, तो महिलाएं कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, अब कुछ लोग महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देते हैं। तो ये देखो, ये ए है, ए ये स्वर है, यानी स्वर की जगह या का प्रयोग कर लिया है कि हमने, कर लिया कि नहीं। तो स्वर की जगह इस या का प्रयोग कर लिया है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं या को। अगर वा को क्यों कहते हैं, तो जैसे कौवा, कौवा इस लिख दो, अब कौवा इस लिख दो, ठीक है, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये आ है, ये स्वर है, इसकी जगह हमने इस व्यंजन को प्रयोग कर दिया वा को। तो ये दोनों या और वा ये अर्ध स्वर कहलाते हैं या अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ पाए, याद रहेगा कि नहीं इन लोगों का नाम। ठीक ठीक है, तो अक्षिप्त व्यंजन, अर्ध स्वर, लुंठित, पार्श्व, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, इनको अब मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये वास्तव में व्यंजन है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। ठीक, व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये कोनों न कोनों से मिलकर के बने हैं। इसके अलावा कल हमने ये भी बताया था, व्यंजन जो होते हैं वो किसी न किसी की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, बगैर स्वर की सहायता से व्यंजनों को हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे का बोल रहे हो तो का के लास्ट में आ रहा है, का, खा, गा, घा, कुछ भी बोलोगे उसके लास्ट में आ आएगा। तो जब इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे अगर लिखा है तो ये का मतलब है, कल बताया था कि नहीं, का मतलब क्या है, का है, इसको ऐसे लगाते हैं, हलंत लगा देते हैं और आ लिख देते हैं। ठीक, तो ये का और आ, ये इसका मतलब ये है। लेकिन अगर केवल ये लिखा हुआ तो एक मतलब है, ये प्योर व्यंजन है। क्या है, प्योर व्यंजन, यानी ऐसे से का कारामा ऐसे से अगर लगा देंगे तो एक मतलब अब माँ जो आ है वो शामिल नहीं है। बात समझ पा रहा हो कि नहीं, आ जो है उसमें शामिल नहीं। आगे उसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक हमारा था वो संयुक्त व्यंजन था। तो संयुक्त व्यंजन है उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ये संयुक्त व्यंजन किसी ना किसी से मिलकर के बने हैं, दो ही अलग लोगों से। ठीक है, इसलिए इनको संयुक्त कह देते हैं। संयुक्त का मतलब दो लोगों से जुड़ करके बने हुए। तो इनको हम देख लेते हैं और इधर ही बता देते हैं। देखो इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले है छा, पहले है छा। तो ये जो छा होता है, ठीक है, ये बना होता है का और सा से। ठीक है, का और सा से मिल करके ये छा बना हुआ है। का और सा से मिल करके क्या बना हुआ है, छा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। आगे देखो दूसरा, दूसरा कौन है, त्रा। दूसरा कौन सा है, त्रा। और तीसरा कौन सा है, ज्ञा। और चौथा कौन सा है, ये श्रावण। ठीक है, तो त्रा जो है ये किससे मिलकर के बना होता है, ता और रा से मिलकर के बना है। ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा जो ये किससे मिलकर के बना है, तो जा और इया से मिलकर के बना है। जा और इया से मिलकर के बना है। सा जो है ये किससे मिलकर के बना, देखो सा हमारी इस वाली गुंडी चढ़ी तो ये वाला सा है और रा से मिलकर के बना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए, कभी कभी ये पूछ लेता कि बताइए इनमें से ता किससे मिलकर के बना, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। त्रा जो है किससे मिलकर के बना है, तो त्रा जो है ता और रा से। त्रा जो त्रा, त्रा बोल रहे ना, ता रा आ रहा है कि नहीं, सा खा खा, ये सा सा बोलोगे, सा त्रा त्रा क्या बोल रहे हैं, छा बोलेंगे इसको। तो इसमें का और सा से मिलकर के बना। तभी अंग्रेजी में जब लिखते हो तो इसकी अंग्रेजी होती के एस एच होती कि नहीं। तो के आएगा का के लिए, आई एस एच आ जाएगा सा के लिए। ठीक है, तभी तो होता है कि एस एच बचपन में याद करते हैं, ये कैसे हो गया के एस एच, वो इसी के लिए, का के लिए के और एस एच इसके लिए आ गया। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। त्रा से टी और ज्ञा से जिया, जिया जिया जिया, तो जा से इया आ रहा कि नहीं, जिया पढ़ देते हैं। ठीक है, जा इया। और सा जो है इसको सा और रा से बना देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। याद रहेगा कि नहीं। आगे देखिए आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आगत व्यंजन वे शब्द हैं जो कि अरबी फारसी भाषा से आए हैं, यानी उर्दू वाली भाषा से आए हैं। मैं नहीं मान सकते, अरबी फारसी से उर्दू का विकास हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से ये आए हैं। मुस्लिम लोग जो है वो इनका विकास किए हैं। जैसे आप लोग अगर मेन रूप से देखोगे तो अगर का लिख दो, का के नीचे एक हल्की सी बिंदी लगा देते हैं तो वो होता है, उस चिन्ह को कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं, नुक्ता। तो का के नीचे देखो ये लगा हुआ नुक्ता, यो लगा हुआ, खा के नीचे लगा हुआ। ठीक, तो ये सब आगत व्यंजन। जबकि आगत स्वर क्या था, आ, डॉक्टर वाला जिसे बताया था, ये आगत स्वर था। ये सब आगत व्यंजन है। जा और फा का उपयोग ज्यादा होता है। आगत व्यंजनों में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, जा और फा का उपयोग हिंदी में बहुत ज्यादा होता है इसका, जबकि इनका उपयोग कम करते हैं। जैसे अगर हम बोल दें जरा, और बोले जरा, जरा
ज़रा, दोनों में अंतर आ रहा है कि नहीं? जरा और ज़रा, तो जरा और ज़रा दोनों में अंतर है। बॉलीवुड वाले गाना भी बनाए हैं, पास तुम आने लगे ज़रा ज़रा, है ठीक है। तो जरा जो दूसरा वाला शब्द बोल रहे हैं, एक जरा एक ज़रा, तो इसमें ये वाला जा का प्रयोग हुआ है, ज़रा करके नहीं, ज़रा, तो ये वाले का प्रयोग हुआ है, ये उर्दू से आया है। मेन गाना वगैरह जहाँ जरा शब्द आएगा तो समझ जाना ये वाला लगा हुआ है जा, ठीक है, ठीक, बात समझ पाए? तो ये तुम्हारा इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, इनका प्रयोग जा उफा का प्रयोग ज़्यादा होता है। इनके नीचे जो चिन्ह लगा उसे नुक्ता चिन्ह कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नुक्ता। बात समझ पा रहे हो? इनको नुक्ता वाले व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक, ये बता दिया। अब वर्गों का हमें वर्गीकरण पढ़ना है। वर्गों का वर्गीकरण 2 आधार पर हम करते हैं। वर्ग बोल रहे हैं, वर्णों का वर्गीकरण, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का नाम उतना आसान सही नहीं है, वर्ण का हो जाना सही है। वर्ण के अंतर्गत हमारा व्यंजन और स्वर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो वर्गीकरण देखने में आपको इनको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2। पहला है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। अब घोषत्व और प्राणत्व क्या होता है? तो देखिए, एक होता है घोष, ठीक है, और प्राण। प्राण का मतलब है जब आप कभी बोलो, जो प्राण किसे कहते हैं? जो प्राण वायु, जिसे प्राण वायु किसे कहते हैं? जब आप बोल रहे हो तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसी को तो प्राण वायु कहते हैं। तो जब कभी आप शब्दों को बोलो तो ज़्यादा हवा निकले, बोलने में ज़्यादा हवा निकले, तो वो प्राण के आधार पर होगा, प्राणत्व के आधार पर होगा, यानी प्राण वायु ज़्यादा निकले। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय ज़्यादा प्राण वायु निकले उन्हें कहेंगे हम महाप्राण। क्या कहेंगे? और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम वायु निकले, कम हवा निकले मुंह से, उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण। बात समझ पाए? तो प्राणत्व के आधार का मतलब यानी बोलते समय ज्यादा वायु या कम वायु निकले, एक आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यानी जब आप बोलोगे तो बोलते समय अगर ज्यादा वायु निकल रही है तो महाप्राण, और कम निकल रही है तो अल्प प्राण। एक अलावा ये घोषत्व क्या है? तो घोषत्व का मतलब जब तुम घोष बोल रहे हो ना, तो तुम्हें लग रहा है यहाँ गला जो है, गला ये बज रहा है, ये गला बज रहा है, और इसी को कहते हैं स्वर तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन में हमने पढ़ाया था, यहीं से ध्वनि आती है। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश, हाँ, लेरिंग्स, ठीक है। तो ये स्वर तंत्र, यहाँ से जो आवाज आती है यहीं पर मारो, ऐसे से देखो बजेगा, ये बज रहा है ना, तो इसी को कहते हैं स्वर तंत्र, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। तो घोषत्व, घोषत्व जब तुम बोलोगे तब ये बज रहा होगा, बोलो घोषत्व, लग रहा है ये बज रहा है? तो स्वर तंत्र यानी कंपन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वर तंत्र कंपन कर रहा है। तो घोषत्व का मतलब है स्वर तंत्र के कंपन करने से। घोषत्व का मतलब क्या है? स्वर तंत्र का कंपन कम करना, ठीक है। तो घोषत्व का मतलब स्वर तंत्र का कंपन करना। प्राणत्व का मतलब बोलते समय खूब वायु या कम वायु निकलना, ठीक है। तो घोषत्व का मतलब समझ में आया कि नहीं? तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जब आप उनको बोलते हो तो तुम्हारा ये जो स्वर तंत्र है बजता है। क्या होता है? बजता है? तो उनको कहते हैं सा घोष। क्या कहते हैं? सा घोष। मतलब सा मतलब सहित, घोष मतलब बजरे कंपन करने वाला, तो सा घोष। क्या कहते हैं उनको? सा घोष। और जिनमें नहीं बजता है उन्हें कहते हैं आघोष। क्या कहते हैं? आघोष। कहीं कहीं अगर घोष केवल लिख दिया, सा घोष ना लिख करके, तब भी तुम ये सही समझोगे। सा घोष को ही घोष भी बोल देते हैं कि घोष बताइए कौन से हैं, ठीक है। घोष वर्ण इसमें से कौन है? अब मेन यहाँ पे जो दिक्कत आ जाती है कि इनको याद कैसे करें। अब इतना तो अमीर मैं दुनिया भर की चीज़ें यादें कर डाली, अब फिर तुम उनका वर्गों को बांट करके पढ़ रहे हो घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, उसके द्वारा आप इसको याद करोगे, ठीक। तो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं घोषत्व के आधार पर जो तुम्हारे वर्ण है वो कितने हैं, ठीक। तो घोषत्व के आधार पर याद करने के लिए आप याद क्या करिए? साघोष को पहले याद कीजिए। किसको याद करिए? साघोष। साघोष को याद कर लीजिए, या चाहो तो आघोष को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आघोष को हम तो पहले ये कहते हैं, साघोष को आप याद करिए, ठीक है। तो साघोष को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मेरे यार, कौन दोस्त से कहता मेरे यार, अब दोस्त हैं बैठे हुए 3 4 5, एक के साथ आ रहे हैं कि नहीं? मेरे यार 3 4 5। अब अगला बैठो, क्या नाम है? स्वर। क्या नाम है? स्वर, ठीक है। अब फिर बता देनी यारा लावा घोष है, ठीक है। इसको बोलना 2 4 10 बार तो ये याद रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें किचान पैदा हो जाएगी, तुम लोग याद नहीं कर पाओगे, हैं। तो कैसे बताओ बोलना? मेरे यार 3 4 5 स्वर, यारा लावा घोष हैं। या फिर अगर तुम्हें यू ना याद करना तो यारा लावा हा कह दो बस,
ठीक है, ये घोष इसलिए हमने भी लिखा दिया ताकि आपको पता याद रहे कि ट्रिक किसकी है, सघोष की है, इसलिए यहाँ पे लिखा दिया। तो कैसे याद रखना है, मेरे यार 3 4 5 स्वर यार अलावा घोष हैं, याद रहेगा कि नहीं, मेरे यार 3 4 5 स्वर यार अलावा घोष है, ठीक, याद रहेगा नहीं। जैसे घोष बोल दिया तो तुरंत दिमाग में अच्छा सघोष वाला है, घोष का मतलब ये सघोष है, ठीक। तो मेरे यार 3 4 5 स्वर यार अलावा घोष है, ठीक। तो इससे याद रहेगा कि घोष कौन है, अघोष कौन है। तो यह घोष की ट्रिक है। अब देखेंगे कि भाई ये तो ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे। तो देखो मेरे यार को छोड़ो, 3 4 5, तो यानी हम इधर चलेंगे ककारा वाले में, तो ककारा में 3 वाली जितनी लाइन है, देखो 3 4 5 ये है। तो ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये वाले 3 वाले लाइन के जितने हैं, 4 वाले लाइन के जितने हैं, 5 वाले लाइन के जितने हैं, ये सब कौन है, घोष। कौन है, जैसे बोलो ग ग घ अहिंगा, ऐसा लग रहा है गला बज रहा है। एक बोलो का खा, गला कौन बज रहा हो, का खा कम बज रहा है, लेकिन गा घ ऐसा लग रहा है बज रहा है, इसीलिए इनका नाम है साघोष। क्या नाम है, साघोष। तो कहाँ से बोल करके भी देख सकते हो, का खा गा, जहाँ गा बोला था जोर यहाँ पड़ा यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है ये बज रहा है। अब बोल बाल के घर में देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ट्रिक हमने बता दी है। मेरे यार 3 4 5 स्वर यार अलावा घोष हैं, तो 3 के जितने आ गए ये सारे, देखो दा बोल को दा, ऐसे बोलो ता था दा दा, जहाँ दा बोला हल्का सा जोर यहाँ पड़ने लगता है, दा धा ऐसे बोलो ना, नहीं यहाँ हल्का सा जोर पड़ने लगता है। तो छोड़ो उसको, ट्रिक याद रखना, कौन इतना करके देखेगा वहाँ पे एग्जाम के टाइम, थोड़ा कि गप बोल करके देखो, बगल वाला दिखिए कि यूँ का बोल रहे हो तो कारा पड़ रहे हो, तो वो नहीं, आपको बस ट्रिक याद रखना। तो 3 4 5 जितने हो गए ये सब कौन हो गए, साघोष। कौन है ये, साघोष। तो 3 4 5 तो ये से तो तुम्हें याद हो जाएंगे, ये 3 4 5 से तुम्हें मिल गया कि नहीं। तो 3 4 5 से अगर देखो तो कितने मिले, तो 5 वहाँ मिले, 5 वहाँ मिले, 5 वहाँ मिले, 15 मिले कि नहीं, ठीक। आगे देखो फिर स्वर, जितने भी स्वर हैं वे सब सघोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं, सघोष। अब बोल के देख लो, का, अरे आ ई उ बोल लो कि नहीं, ऐसा लग रहा गला बज रहा है, यानी कंपन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कौन हो जाएंगे, सघोष। तो स्वर जितने हैं वे सब सघोष, तो 11 स्वर हुए। आगे देखो या रा ला वा, या रा ला वा 4 ये हुए, ठीक। और एक हा भी आएगा, वो लास्ट में हा लिखा दिया, तो इससे हा तुम्हारा आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, हा। तो एक साथ ये भी लिखा सकते थे यारा लावा हा, लेकिन फिर घोष कहाँ भूल जाते, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया यारा लावा हा घोष हैं, ठीक। तो इससे याद रहेगा घोष की ट्रिक है ये, ठीक। तो याद रहेगा कि नहीं। तो ये हो गया 15 11 5 और टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे, 31। तो कोई पूछ दे बताइए घोषत्व के आधार पर सघोष कितने होते हैं, 31। घोष कितने होते हैं, 31। कौन कौन, तुरंत कोई पूछ के कौन कौन सा बताओ। तो मेरे यार 3 4 5 स्वर यारा अलावा घोष हैं, ठीक है। तो 3 4 5 इसे हो जाएंगे 15 स्वर 11 और फिर 11 अलावा हाँ 5, टोटल मिला के 31। कितने हो गए, 31। लेकिन कहीं कहीं जब अभी आगे पढ़ोगे एक ही भी ट्रिक बताएंगे, तो तुम लोगों में दिक्कत हो जाएगी, भूल जाओगे। तुम सोचोगे मेरे यार के बाद 3 4 5 रहा है कि 1 2 3 रहा है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होगी। तो उसके लिए भी बता देते हैं। जैसे अघोष को याद करोगे तो अघोष जो है ये कहाँ से होता है, 1 2 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 1 2। तो देखो आ है, आ पहला है एकदम फर्स्ट, छोटा एकदम फर्स्ट है, तो तुरंत याद रखोगे छोटा पहला, तो पहला इसमें होना चाहिए, ठीक है, पहला इसमें होना चाहिए, ठीक। याद रखेगा कि नहीं। तो हमने क्या बताया, अघोष अच्छा इसमें 1 तो इसमें होना चाहिए, 1 है तो 2 भी इसमें होगा, तो 1 2 इसमें हो जाएगा। तो 1 2 वाले तो इसमें आ जाएंगे, अघोष में 1 2 वाले पक्का आ जाएंगे। और कौन कौन आ जाएंगे, तो सा बस तीनों सा, 1 2 सा 1 2 सा, ये कौन है, अघोष। 1 2 सा अघोष हो जाएंगे, ठीक। तो अब इसको देखो कैसे देखेंगे, 1 2 सा कहाँ है इसमें, गड़बड़ वाला माओ। तो ये 1 2 मतलब एक है, सारे आ गए सब, का चा टा ता पा वाले, और ये वाले खा वाले, खा छा, ये डा जो भी है ठा और था अब फा, ये सब किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। और सा अब हाँ तो मत चलोगा, तो सा, ठीक। तो टोटल अगर इधर मिलाएंगे तो 10 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, टोटल कितने होते हैं, 13, ठीक। कितने होते हैं, 13। तो याद रहेंगे कि नहीं, सघोष और अघोष। तो सघोष की ट्रिक,
मेरे यार 3 4 5 स्वर 11 अलावा घोष हैं। याद रखेंगे टोटल स्वर घोष कितने होते हैं 31, जबकि घोष कितने होते हैं 31 का उल्टा कर दो 13, 31 का उल्टा कर दोगे 13। याद रहेगा कि नहीं? अब ये गिनती भी याद रहेगी। घोष है तो आ से शुरू हो रहा है, 1 2 इसमें हो जाएगा, बाकी उधर 3 4 5 उसमें चालू हो जाएगा। ठीक, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर बांटेंगे तो 2 प्रकार का, अल्प प्राण महाप्राण, यानी ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय ज्यादा प्राणवायु निकले तो वो होगा महाप्राण, और जेखा बोले समय कम प्राणवायु निकली है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तो देखो इसको देख लेते हैं। तो एक ही लिए कौन ट्रिक याद रखना, देखो अल्प प्राण, ये उम्र देखो कैसे याद रखना। अब एक ही भी ट्रिक बनाया ना, एक ही भी ट्रिक बनाया तो तुम लोग कंफ्यूज हुई हो कि माँ भैया 3 से शुरू 12 की कहाँ शुरू हुई है। तो एक है नाम है अल्प, आर आ अल्प, तो अल्प का मतलब एक है, माँ पहले ये क्या ये एक, लेकिन यार थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अल्प एक तो ये, लेकिन यहाँ विषम वाले आपको रखना, एक के बाद 1 3 5 क्या रखना है, याद रखियो कि नहीं? तो अल्प प्राण में 1 3 5 1 3 5 1 3 5, और ये भी याद रखना जे ट्रिक आवत है स्वर जरूर आवत, तो ट्रिक एक ही बना रहा ना, तो स्वर जरूर आवत है। तो 1 3 5 स्वर और 11 लावा, बस 1 3 5 स्वर 11 लावा। ठीक है, एमा नहीं है, एमा है क्या? नहीं। ठीक, तो 1 3 5 अगर आपसे कोनो कही दे कि बताइए अल्प प्राण बताओ कितने हैं, तो कितने बार में बताओ, पहले की ट्रिक याद रखो। अल्प प्राण कौन रहा है? अच्छा, अल्प आर और 1 से शुरू बही रहा है, और प्राण वाली बताए रहे भाई जी, तो वहाँ विषम संख्या रहा है। तो 1 3 5 स्वर और 11 लावा, 1 3 5 स्वर 11 लावा, 1 3 5 स्वर 11 लावा। ठीक, अब घोष अगर हतो तो है, घोष वाले में है तो, अब मैं घोष तो है नहीं, तो है का लगाओ। ठीक है, तो 1 3 5 स्वर 11 लावा, ये कहाँ है? अल्प प्राण। क्या है ये? अल्प कैसे याद रहेगा? 1 से आ से अल्प, तो अल्प प्राण 1 3 5 स्वर 11 लावा। ठीक है, तो देख लेते हैं अल्प प्राण। 1 वाला कौन है, 3 वाला कौन है, 5 वाला कौन है? तो 1 वाला कौन है? का चा टा ता पा। ठीक है, देखो का बोलो, का कितनी कमा, वैसे देखो का बहुत कम हवा निकल रही, का के बाद फिर आगे देखो चा बोलो, बहुत कम हवा निकल रही मुँह से है, टा ता बहुत कम हवा निकलती, इनको बोल करके देखो चाहो, का चा टा ता। ओके, 1 3 वाला बोलो, गा घा नहीं बोलो, गा जा। ठीक है, अवड़ा और दा अब्बा, इसको बोलोगे तो बहुत कम वायु निकलती है, प्राणवायु। लेकिन अगर यही बोलो का के बाद खा बोलो, का खा, ऐसे हाथ लगा के देखो, का खा, और खा बोल लो तो देखो मुंह से ज़्यादा हवा निकल रही कि नहीं? तो जब मुंह से कम हवा निकले, कम प्राणवायु निकले, तो वो अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन है? 1 3 5 1 3 5 और स्वर और 11 लावा, तो ये कौन हो जाएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण की टोटल संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30। कैसे अपना गिन लेना इसको जा करके, 1 3 5 यानी 15 तो ये हो गए, 11 स्वर हो गए, और ये 4 भी हो गए, टोटल जोड़ लो कितने हो जी? 30 जी। ठीक है, आगे देखो महाप्राण। तो महाप्राण, अब देखो अल्प प्राण याद होगा 1 3 5 स्वर 11 लावा, तो महाप्राण जो बचा वो महाप्राण में आ जाएगा। तो 1 3 2 4 बचा है, तो 2 4 और कौन बचा है? सा 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 सा, और हा छूटी का है तो सा है मारी, सा 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 हा। अब दो माँ कहाँ ज़्यादा हवा आवाज देखा से बोलो, तो बोलो खा, पहले का बोलो का, फिर खा, तो का की अपेक्षा खा में ज़्यादा हवा निकल रही कि नहीं? चा बोलो, चा चा छा, चा की तुलना में छा में ज़्यादा हवा निकलती है, प्राणवायु ज़्यादा निकलती है। तो भैया इसके लिए ट्रिक हो जाएगी 2 4 2 4, महाप्राण के लिए 2 4 और सा 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 और हा। ठीक है, याद रहेगी नहीं? तो एक ही टोटल संख्या होती है 14। कैसे? ये देख लो, 5 5 10 और 4 14, इसकी संख्या कितनी होती है? तो महाप्राण की संख्या 14। याद रहेगा कि नहीं? ठीक, तो ये टोटल जो है व्यंजन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन एक को नहीं फंसेगा। अभी कुछ ऐसे और बचे हुए हैं जो कि आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कंठय, तालव, मूर्धन, दंतय, ओष्ठय, इनसे यानी ओंठ से बोले वाले बताओ कौन है? कंठ यानी कंठ से बोले वाले कौन है? तालु से बोले वाले कौन है? मूर्धन से बोले वाले कौन है? दांत से बोले वाले कौन है? तो ये कल हम आपको वीडियो में बता देंगे। एक के बाद पूरा व्यंजन जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बाकी जो कल बताई रहा है वो आपका उम्मीद है याद हुई है, कल जो बताई रहा है वो आपको याद हुई है। ठीक है, जैसे स्वर का बताई रहा है, स्वर का, तो स्वर को कितने आधारों पर बांट रहे थे? स्वरों को जल्दी से बता दो फटाफट। स्वर को कितने आधारों पर बांट रहे थे? स्वर को पहला आधार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आधारों पर बांटे थे। पहला कहाँ के आधार पर बांटे थे? पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के। दूसरा कहाँ के आधार पर बांटे थे?
जीभ के आधार पर या जीवा के आधार पर। तीसरा मुंह खुलने के आधार पर। चौथा ओंठ ओष्ठ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये कितने थे? उत्पत्ति के आधार पर 3। कौन कौन रहा है? एक है तो पहला तो लघु, एक तो दीर्घ, एक तो दीर्घ, और लास्ट वाला कौन रहा है? उसी को, अरे भाई हाँ उसी को कहते हैं। लास्ट वाले का क्या नाम था भाई? प्लुत। ठीक है, प्लुत स्वर। ठीक, तो लघु के अंतर्गत, दीर्घ के अंतर्गत और प्लुत के अंतर्गत। लघु के अंतर्गत जैसे छोटा आ, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ ये आ जाएगा। दीर्घ यानी बड़े वाले सब आ जाएंगे, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ ये आ जाते हैं। प्लुत के अंतर्गत जैसे बोल रहे हो ओम, ओम बोल रहे हो ना, तो ये वाला खींच दो लंबा, को बुला दो, ऐसे से बना के लिख दिया था। ठीक, राधा चिल्ला रहे बहुत तेजी से, तो ये प्लुत हो जाता है। तो ये तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर हो गया। जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा था? जीव के आधार पर बताओ कौन कौन? जीव एकदम याद रखना है, जीव के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र के लिए क्या याद रखना है? अग्र वाले कौन कौन भाग रहा है? हाँ, अग्र को याद रखोगे अग्री शब्द से, ट्रिक बताया था, अग्री, अग्र को अग्री से। तो अग्री जब लिखोगे, अग्री, अग्री जब लिखोगे तो ध्यान से आप क्या देखोगे, इसमें ई की मात्रा आई है। कौन मात्रा आई है? ई की मात्रा दिख रही है ना, तो ई की मात्रा यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और क्या है इसमें? ए है, तो ए से इसमें ये ए और ए ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अग्री से इनको याद रख लोगे। और इसके बाद जो मध्य भाग से बोलते हो, यानी जीभ में मध्य से बोलने वाला कौन सा स्वर है? तो वो कौन होता है? छोटा। कौन होता है? छोटा। ठीक है, केवल छोटा मध्य भाग से बोला जाता है। अब बाकी जो पश्च वाले हैं, तो जो बचे हुए हैं अब उनका लिख दो, तो पश्च भाग से बोले जाएंगे। ठीक, अब मुंह खुलने के आधार पर कितने प्रकार के बांटा था इसको? 4। कौन कौन? एक है संवृत, एक है अर्ध संवृत, तीसरा विवृत और अर्ध विवृत। तो संवृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संवृत को सुई से याद रखिए। तो सुई के यहाँ कौन मात्रा देखो, सुई में कौन मात्रा चढ़ी है? ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई आई है तो छोटी बड़ी दोनों आ जाएंगे। और अर्ध संवृत में कौन याद रखोगे? तो सुई को चिवा दें तो क्या चिल्लाइए? ओए, क्या चिल्लाइए? ओए। तो ओ और ए की मात्रा ओ और ए आ जाएगा अर्ध संवृत में। किसमें आ जाएगा? अर्ध संवृत। अब विवृत में आ जाएगा, तो विवृत में जब बोल रहा होगे तो बोल यही ऐसा, जब मुंह पूरा खुल जाए, देखा बोलते समय तो बोलो आ बोलोगे तो पूरा खुल जाता है, तो विवृत में आ जाएगा, विवृत में बाकी बचे हुए अर्ध विवृत में आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से नोट कर लो। ओष्ठ के आधार पर कितना बताया था? 2 प्रकार के। ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार। पहला कौन रहा है बताओ? व्रतमुखी और अर्धव्रतमुखी, यानी ऐसे अक्षरों को बोलते समय जैसे मुंह बन जाए व्रत जैसा। कैसा बन जाए? व्रत जैसा। तो वे व्रतमुखी। और देखा ना बोलते समय व्रत जैसा ना बने है, अव्रतमुखी। ठीक है, जैसे ऊ ओ आओ कई बन जा रहा हो, व्रत जैसे बन जा रहा हो। ठीक है, तो कल बताया था कि नहीं, ये अपना याद कर लेना, बाकी थोड़ा सा बचा वो कल हम पढ़ा देंगे तो समाप्त हो जाएगा पूरी वर्णमाला। ठीक।